दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अभी तक चर्चा हमारे मीडिया में, हमारे पॉलिटिकल सर्किल में या सोशल सर्किल में बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लगभग नहीं हुई है। और इसलिए नहीं हुई है कि ये खबर सामने आई नहीं थी। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो एक अखबार है, देश का जाना माना अखबार, और उस अखबार के पहले पेज पर यह खबर अभी छपी है। घटना कब की है? जुलाई के आखिरी सप्ताह की। आखिरी सप्ताह के जुलाई के एक घटनाक्रम को इंडियन एक्सप्रेस ने अभी सितंबर महीने में रिपोर्ट किया है। इसके पहले कहीं ये रिपोर्ट नहीं हुआ था। और उसमें बात जो कही गई है बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें ये पहली चीज़ तो एक कॉन्फ्रेंस की बात है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2025, जो आईबी ने आयोजित किया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी संबोधित कर रहे थे सारे डेलीगेट्स को। जितने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ बैठे थे, पुलिस के, आईबी के और जितने और इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज के। और उन्होंने, अमित शाह जी ने, जो भारत सरकार में नंबर 2 माने जाते हैं प्रधानमंत्री के बाद, उन्होंने जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPR&D को निर्देश दिया एक तरह से, क्योंकि जब कोई गृह मंत्री किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में सजेशन दे रहा है या अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो वो जो टिप्पणी है वो सिर्फ सजेशन नहीं होती, एक तरह से निर्देश भी होती है। और ये टिप्पणी उन्होंने की, अमित शाह जी ने, कि 1974 के बाद भारत में जितने आंदोलन हुए, निहित स्वार्थों से प्रेरित शब्द यूज किया, उनकी एक स्टडी कराई जाए इस एजेंसी के जरिए, BPR&D उसके जरिए, और उसमें ये देखा जाए कि ये आंदोलन क्यों, कैसे और किन लोगों के जरिए हुए, निहित स्वार्थों से प्रेरित। ये शब्द बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं। इसके वित्तीय आधार क्या थे, पर्दे के पीछे कौन लोग थे। अब पता नहीं ये अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जो अभियान चला था उसका भी इसमें जिक्र होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे, और वो आप सब जानते हैं, बहुत सारी चर्चा है। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या हमारे सत्ता संरचना के संचालकों के दिमाग में ये बात है कि आवाम के बीच से जो प्रतिरोध की आवाज़ उठती है, जो असहमति की आवाज़ उठती है, उसको दबाना जरूरी है, उसके बगैर शासन सत्ता वो ठीक से नहीं चला सकते? क्या कारण है इसके पीछे? क्या असहमति की आवाज़ों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? क्या लोकतंत्र की मर्यादा इससे बढ़ रही है या घट रही है? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज देश के जाने माने पत्रकार, टिप्पणीकार शीतल पी सिंह। इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो अखबार है, बड़ा अखबार है देश का, उसने अपने पहले पेज पर एक खबर छापी है। हालांकि ये खबर जो है जुलाई महीने की है, जुलाई के लास्ट वीक की है, लेकिन छपी अभी है। न्यूज़ सोर्स जो मिला होगा जहां से उस पत्रकार को उन्होंने छापा, उस समय पता नहीं चला किसी को, नहीं तो जुलाई में छप जानी चाहिए थी खबर ये, कि देश के माननीय गृह मंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में पुलिस विभाग के बड़े अफसरान थे, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हमारी हैं उसके लोग थे। और वहां पे ये तय किया गया, एक तरह का तय, क्या निर्देश नुमा एक डायरेक्शन दिया गया। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा गया कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम SOP तैयार करें, और SOP तैयार करें इस बात की कि 1974 के बाद हमारे देश में जो आंदोलन हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट पर आधारित हैं, इसमें कौन लोग भाग लिए, किनके जरिए ये हुआ, वित्तीय सपोर्ट किसका था, और पर्दे के पीछे कौन था। ये 4-5 पहलू उसमें गिनाए गए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस 2025 ये थी, जो आईबी द्वारा आयोजित था। इसमें यह निर्देशात्मक टिप्पणी आई जुलाई के आखिरी सप्ताह में। अब इस पर MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, राज्यों के पुलिस विभागों से समन्वय करके
इस पर काम शुरू कर चुकी है। अब मेरा आपसे जो अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए जो एक समझना है कि भई हमारे देश में आरएसएस, बीजेपी जो अभी सत्ता में है, ये लोग भी समय-समय पर आंदोलन करते रहे हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेरित होकर हो सकता है, स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर ना। क्योंकि दूसरों के आंदोलनों को आप स्वार्थ प्रेरित कह रहे हैं, अपने आंदोलन को आप निस्वार्थ भाव से प्रेरित कर रहे हैं, जैसे आपने अयोध्या के लिए किया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए। तो हम उस पर नहीं आएँगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि इसकी पड़ताल या इसका आप अन्वेषण या इसका आप जो एक रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या आपको नज़र आता है? क्या जो आस-पास के बांग्लादेश का मामला हो या श्रीलंका का मसला हो, हालाँकि अभी जो हमारे पड़ोस नेपाल में हुआ है, वो तो अभी तात्कालिक है, ये घटना जुलाई की है। लेकिन क्या इससे परेशानी है कि आप लोगों के मसलों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? किसान कहीं आंदोलित हो जाते हैं, कहीं मज़दूर आंदोलित हो जाते हैं, नौजवान बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं और अलग-अलग राज्यों में एक नेशनल लेवल पर भले उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए तो हर स्टेट में बेरोज़गारी के खिलाफ, एडमिशन को लेकर, परीक्षाओं में धांधली को लेकर मसले उठ रहे हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है क्या सत्ता संरचना में जो लोग हैं, वो इससे डरे हुए हैं? उनको लगता है कि नेताओं से ज़्यादा हमको समाज में उठने वाले इन आंदोलनों से खतरा है? क्या लगता है आपको? देखिए, हमने जो अनुभव किया है मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी का, जो उनका प्रशासनिक तौर तरीका है, जो वो गुजरात में जैसा उन्होंने किया और उसके बाद अब वो देश में कर रहे हैं। एक तो ये है कि इनके व्यवहार में लोकतांत्रिक आदतें नहीं हैं। ये इनको व्यवहार में हम जो कुछ करते हुए पाते हैं, उसे लोकतांत्रिक तौर तरीके से ठीक नहीं समझा जा सकता। ऐसे बहुत सारे टिप्पणियाँ इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय तक की हैं। हमारे देश में जो भी इंटेलेक्चुअल समाज है, सोचने समझने वाला समाज है, जो मतलब हर ऐसा हमने पाया है कि जब भी जिसकी भी सत्ता रही हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के प्रलोभनों और उसके आकर्षण के बावजूद समाज के हित में और जनता की ओर से लोकतंत्र में जनता को एम्पावर करने वाली सूचनाएँ, विचार, विश्लेषण इन पर काम करते हुए मिलते हैं। उनके सबके अगर हम उनके सबके काम और उनके सबके लेखे और बोले की समीक्षा करें, तो हम पा रहे हैं कि वो पाते हैं कि जो आचरण है हमारे प्रधानमंत्री जी का या हमारे गृह मंत्री जी का, जिस तरह से सत्ता संचालन वो राज्य में करते रहे और जिस तरह से वो केंद्र में कर रहे हैं, इसको किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं समझा जा सकता। और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि इसे हम कह रहे हैं। ये बात दुनिया में वो सब लोग कह रहे हैं जो लोकतंत्र के बारे में प्रामाणिक तौर पर अध्ययन करते हुए मिलते हैं और जिनकी एक प्रामाणिकता इस बारे में है। जैसे डेम इंस्टीट्यूट है स्कैंडिनेविया का, और वो इनके ज़माने में पैदा नहीं हुआ, इनके पहले से ये काम कर रहा है। लेकिन जब से ये लोग आए हैं तब से जो उसका आकलन इनके बारे में है, वो यही बताता है कि इन्होंने लोकतंत्र को एक तरह से कहा जाए कि तानाशाही की ओर अपने काम और तौर तरीकों से तानाशाही में बदलने की ओर बढ़ा दिया है। हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने उनके रोल को बदला है। ईडी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की असंख्य टिप्पणियाँ हैं, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि आप मतलब सरकार की पार्टी नहीं है, आप पार्टी नहीं है इसमें, हुँ। पॉलिटिकल एक्ट मत करिए आप। आप सिर्फ सारे केसेस विपक्षी दलों के लिए करने के लिए नहीं आपका गठन हुआ है। इतनी और इतनी खुली बातें आई हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं कि कभी सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जजेस बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताएं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस ने यह कहा था इस सरकार के बनने के 2 साल के भीतर। तो ये इनके काम करने के तौर तरीके पर और जिस तरह से इन्होंने चुनाव आयोग, जो हमारे बारे में बाहर की एजेंसियां कह रही हैं कि हमारे यहां सिर्फ लोकतंत्र के नाम पे चुनाव बचा है। तो जब चुनाव आयोग का भी गठन जिस तरह से इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को धता बताते हुए किया, उसमें दी गई फाइंडिंग्स को उल्टा करते हुए किया, जो फिर अंडर चैलेंज है। जिस तरह का चुनाव आयोग इन्होंने गठित किया, जिस तरह के व्यक्ति को इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना, ये सब चीजें बताती हैं कि जो इनकी सोच समझ है लोकतंत्र के बारे में और जो इनका काम है, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत खड़ा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने मीडिया को मॉन्स्टर मीडिया में बदला और जैसा उसका ये प्रयोग कर रहे हैं,
जिस तरह से इन्होंने देश की आबादी के भीतर एक गृहयुद्ध जैसी एक परिस्थिति रेगुलर पनपा के रखी हुई है, जिसके तमाम प्रतीक वीडियो बना बना के लोगों के और सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ये भीड़ किसी अकेले को उसके धार्मिक या किसी पहचान के नाम पे पकड़ लेती है और पीटती है, मारती है, वीडियो बनाती है, वीडियो जारी करती है। और ये ऐसा नहीं कि इकलौती कोई घटना हो, ऐसी घटनाओं की श्रृंखलाएं हैं। और हम देखते हैं कि इस तरह का अपराध करने वाले लोगों को बाद में हम महिमा मंडित करते हुए राजनीति के जरिए देख रहे हैं, जो राजनीति आज सत्ता में है। तो इस सब चीजों को जो प्रश्रय दिया जाता है, जब किसी समुदाय विशेष के जो अल्पसंख्यक है, उससे जुड़े हुए अपराधियों को पकड़े जाने पर सजा देने का जो प्रावधान है, उसमें कंगारू कोर्ट का इस्तेमाल हम होते हुए देखते हैं। और तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे कानून कायदों का उल्लंघन कर दिया जाए, उनकी जान भी ले ली जाए, लोगों को फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए, उनके घर तोड़ दिए जाए, उनको आर्थिक रूप से विपन्न कर दिया जाए। ये सब करने में जो हम तौर तरीका देखते हैं, और फिर इसको सही ठहराने के लिए सरकार की ओर से खड़े हुए वकीलों को हम कोर्ट्स में बहस करते हुए इन पॉइंट्स पर देखते हैं। ये सब चीजें बताती हैं कि जो इस समय दौर दौरा है, ये आचरण में लोकतांत्रिक और व्यवहार में और सोच में लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए जो जी आपने इस खबर के बारे में बताया, अब ये इसमें मैं बिल्कुल शंका नहीं कर रहा हूँ कि कहीं से भी इसमें कोई गलतफहमी है। ये बिल्कुल सोच समझ के वो इसका अध्ययन करना कराना चाह रहे हैं, जिससे वो अध्ययन करके ये जान सकें कि ऐसे आंदोलनों के पीछे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और इन क्या-क्या चीज़ों में कहाँ-कहाँ वो बैरिकेडिंग करके ऐसे आंदोलनों को भविष्य में, जो उनको लगता है कि जो आर्थिक फैसले उन्होंने लिए हैं, उससे जो असंतोष पैदा हो रहा है, वो असंतोष कहीं ऐसा घनत्व तो न ले ले, जैसा आपने जिन रेफरेंस जो लंका का दिया या बांग्लादेश का दिया, जब ये फैसला लिया गया तब तो उन दोनों देशों का बात थी, अब नेपाल में भी हो गया है। और सब जगह ही दुनिया में पश्चिम में, यूरोप और में, फ्रांस वगैरह में भी इस तरह से अनरेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो ये जी चाहते हैं कि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इस तरह के आंदोलन करने वालों को बदनाम करने के लिए इसमें से कुछ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो कथित तौर पे लीक किया जाता है। कहा जाएगा कि फलाना सोरोस, डीप स्टेट, इस तरह के बहुत से प्रपंच ऑलरेडी मतलब पब्लिक पार्लेंस में हैं, जन विमर्श में हैं। लेकिन उनको सबको कब कहाँ स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करके लोगों को वो किया जाए, बदनाम कर लिया जाए और उससे आंदोलन वगैरह को तोड़ा जाए, इस सब की रणनीति बनाता हुआ गृह मंत्रालय इस कार्रवाई से मुझे दिख रहा है। और बिल्कुल हमें ये तो एक खबर आ गई, हमें नहीं मालूम ऐसे असंख्य और कितने फैसले किस रूप फैसले में हो रहे हैं। कहाँ-कहाँ काम कर रहे होंगे। हमें तो इस देश में ये भी नहीं मालूम, सबको मालूम है दुनिया में, लेकिन हमको मालूम होते हुए भी नहीं मालूम कि पेगासुस किसका-किसका फ़ोन टेप कर रहा है और सुन रहा है, और क्या-क्या उसके एग्जैक्टली। घर में लगा हुआ है, कि उसके मेल पढ़ रहा है, कि उसका व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है। हमको ये सब नहीं मालूम। हमको ये मालूम है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया को मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ तो इन सबको ब्लैंकेट कोर्ट का सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है। तो हम एक बहुत कठिनाई के दौर में हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार का जहाँ तक सवाल है, इसलिए इन बातों से अब कोई अचरज नहीं होता है। इसलिए भी कि इस जोड़ी के ऊपर बड़े भीषण आरोप, जब ये गुजरात प्रदेश के शासक थे, हालाँकि लोकतंत्र में ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों के संदर्भ में ऐसा ही शब्द उपयुक्त लगता है। तो वहाँ का जब कामकाज देख रहे थे, उस ज़माने में जिस तरह के मामलों में, जिस तरह के आरोप इनके ही दल के लोगों ने, तो ये सामान्य बातें नहीं हैं। राजनीति में स्पेकुलेशंस और झूठी बातें सब होती रहती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, इंदिरा गांधी के परिवार के बारे में, संजय गांधी वगैरह के बारे में ऐसी असंख्य बातें हैं। लेकिन ऐसा हमने आसानी से नहीं देखा कि किसी कोई मंत्रिमंडल के सदस्य ने, उसके परिवार ने इस तरह की किसी घटना पर इस तरह का आरोप इस हद तक लगाया हो। और ऐसी एक घटना नहीं है, अनेक आईएएस, आईपीएस अफसरों ने ऐसे-ऐसे आरोप एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट तक लगाए हैं। हमारी मंशा उन चूँकि उन वो अनिर्णित हैं, उनके बारे में कोई स्कोर करने की नहीं है। लेकिन एक एक संकेत बताने की है कि वो बताते हैं कि जो इस समय लोग जहाँ हैं, उनके आचरण में लोकतांत्रिक तौर-तरीका, सोच-समझ, व्यवहार नहीं है।
इसलिए इस खबर से मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। हम जी। मैं यही कहूँगा कि हम प्राइवी नहीं हैं अनेक खबरों के जो इस तरह की हो सकती हैं। एग्ज़ैक्टली। और दोस्तों, जो बात शीतल पी सिंह कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी सहमत उससे हूँ। और इसमें 2 डायमेंशन इस डेवलपमेंट के हैं। पहली बात तो ये कि इस स्टडी के ज़रिए एक बात ये भी हो सकती है कि पूरे पुलिस विभाग को, इंटेलिजेंस गैदरिंग जितनी एजेंसीज़ हैं देश की, चाहे वो राज्य के अधीन हो, चाहे केंद्र के, इन सबका एक दिमाग बना देना कि कोई भी प्रतिरोध हो, कोई भी विरोध हो, कोई भी असहमत लोग हों, उनको अपराधी की नज़र से देखा जाए। तो एक आप उनके दिमाग में पहले ही बैठा दीजिए ताकि वो सरकार से असहमत लोगों को एक शत्रु के रूप में देखे, नागरिक के रूप में न देखे। और दूसरा पहलू कि एक जुमला होता है कि क्रिमिनलाइजिंग द प्रोटेस्ट, लेकिन यहां पर प्रतिरोध को का अपराधीकरण नहीं केवल किया जा रहा है कि अपराध के रूप में उसको प्रतिबिंबित किया जाए, बल्कि जो असहमत हैं लोग, केवल डिसएग्री कर रहे हैं, उनको भी आप अपराधी बना दीजिए, उनको भी कह दीजिए कि ये भी अपराधी हैं। तो ये बड़ा खतरनाक पहलू है, इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। देश के सभी डेमोक्रेट्स को, आम नागरिक को, मीडिया को, जो भी मीडिया, स्वतंत्र मीडिया है, और विपक्ष को भी, और स्वयं सरकार में बैठे लोग जो जिनकी तनिक भी, जिनमें से कुछ की अगर सहमति हो संविधान से, तनिक भी श्रद्धा हो, तो उन सबको इस पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपको शीतल पी सिंह से हमारी ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। और समय समय पर हमें शिकायतें भी भेजते रहिएगा, अपनी सलाह भी भेजते रहिएगा, और अच्छा कुछ लगे तो आप प्रशंसा भी कर दीजिएगा। साथ में सब्सक्राइबर बनने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर शीतल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोस्तों, आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।